तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास यूजीसी नेट और एमपी सेट। हालांकि एमपी सेट का जो है एग्ज़ाम डेट 27 अगस्त को है, ठीक है, और यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2023 में है, ठीक है। तो जो बेसिकली यहाँ पर हम लोग सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं डे पर डे, वो दिसंबर 2023 पर है ना। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और उसके बारे में आपको पूरा विस्तृत कंटेंट भी डीप में प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो अभी हम लोगों ने लास्ट में समाजकारी का थोड़ा सा जो सिस्टम है, जो मेथड है, उसके बारे में देखा था। एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के नाम थे, उन्हें भी हम लोगों ने नोट किया है। अब आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं समाजकारी की मौलिक मान्यताएं। अब कौन कौन सी समाजकारी की मौलिक मान्यताएं हैं, उन्हीं पर हम लोग जो है बातचीत करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है समाजकारी का। पेपर में ये सवाल यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा चुका है, मेडिकल सोशल वर्क में भी पूछा जा चुका है। बेसिकली जो ये मौलिक मान्यताएं मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से समाजकारी के उद्देश्य कहलाते हैं, समाजकारी के उद्देश्य कहलाते हैं। अब ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि समाजकारी का क्या उद्देश्य हो सकता है। म्यूट रहिएगा आप सभी लोग। समाजकारी का उद्देश्य है कि अगर किसी के पास मेरी आवाज स्पष्ट नहीं जा रही है तो आप यहाँ नेटवर्क है, आप एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, तो मेरी आवाज आपके पास सही तरीके से पहुंच जाएगी, ठीक है। अब मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि समाजकारी की जो मौलिक मान्यताएं हैं वही समाजकारी के उद्देश्य कहलाते हैं। अब उद्देश्य आप सभी लोगों को पता है कि समाजकारी कर्ताओं को सेवा प्रदान करते समय जो दिशा निर्देश करते हैं, या इसलिए कि इनकी जानकारी आवश्यक होती है, तो ऐसे कंडीशन पे समाजकारी का उद्देश्य और मौलिक मान्यताएं दोनों एक ही कहलाती है। एक विद्वान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, समाजकारी में ब्राउन आता है नाम। ब्राउन का नाम सुना होगा आप लोगों ने सोशल वर्क में, रेडक्लिफ ब्राउन। हाँ, सोशल वर्क में रेडक्लिफ ब्राउन। तो मैं आपको बता दूं कि इन महोदय ने समाजकारी के 4 टाइप के उद्देश्य बताए थे। पहला इन्होंने कहा था कि भौतिक सहायता, ध्यान दीजिएगा। दूसरा इन्होंने कहा कि समायोजन स्थापित करना, समायोजन स्थापित करना। अच्छा, ये तथ्य है, फैक्ट है ना। मानसिक समस्या का समाधान करना, मानसिक समस्या का समाधान करना। और एक था कि जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, निर्बल वर्ग के लोग, ठीक है, उनको सुविधा प्रोवाइड कराना। ये 4 टाइप का था। ये होता है ना, ये होता है। अच्छा, फ्रीडलैंडर भी कम नहीं थे। फ्रीडलैंडर ने भी लगभग 7-8 उन्होंने भी अपने जो है उद्देश्य को बताया। फिर समाजकारी की मौलिक मान्यताएं आए तो वो गार्टन हैमिल्टन का नाम आया। यहां जो हम जिक्र करने चल रहे हैं आप लोगों से, हैमिल्टन के बारे में बात करने वाले। तो व्यक्ति और समाज अन्योन्यश्रित है, इसलिए व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय के रूप में सेवार्थी, सेवार्थी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, सेवार्थी की समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक दशाओं, ठीक है, दशाओं एवं परिस्थितियों का अवलोकन एवं मूल्यांकन आवश्यक होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि व्यक्ति और समाज दोनों जो है अन्योन्यश्रित होते हैं। अन्योन्यश्रित का मतलब होता है परस्पर निर्भर, कह सकते हो, है ना, ये आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें व्यक्ति और समाज किस तरीके से, तो कहा कि व्यक्ति और समूह अथवा समुदाय के रूप जो सेवार्थी हैं, इनमें इनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, इनकी दशाओं में सुधार किया जाएगा और
उनका मूल्यांकन और अवलोकन भी किया जाएगा कि वो उनमें कितनी जो है सुधार आया और कितना सुधार नहीं आया, ये दोनों चीजें देखी जाएंगी। इसलिए गार्टन हैमिल्टन एक बात कहते हैं मौलिक मान्यता में कि व्यक्ति और समाज अन्योन्यत होते हैं या परस्पर निर्भर होते हैं या अन्योन्यत होते हैं, दोनों बातें सिमिलर है और ये पेपर में आया भी है। आगे बात करते हैं, व्यक्ति तथा पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया में आने वाली बाधाएं समस्या का मुख्य कारण होती है, इसलिए समाज कार्य की क्रियाविधि का केंद्र बिंदु अंतःक्रियाएं होती हैं। आपको पता होना चाहिए समाज कार्य के अंतर्गत एक शब्द आता है अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का अर्थ क्या होता है बताएंगे कोई लोग? मेरा एक सवाल है, बताइए जरा आप सब लोग। सर आंतरिक क्रिया। आंतरिक क्रिया, ओके। ये कोई स्पष्ट वो नहीं रहा, और भी कोई बताएं जरा अंतःक्रिया। सर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आंतरिक रूप से जहाँ पे इंटरप्शन, इंटरेक्शन क्या? चलो मैं क्या बोल? सुनिए, व्यक्ति और पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया में आने वाली बाधाओं समस्याओं का मुख्य कारण होती है। बेसिकली सामाजिक अंतःक्रिया दो टाइप हुई। एक होता है आमने सामने की अंतःक्रिया जिसको आप फेस टू फेस इंटरेक्शन बोलते हैं। दूसरा एक होता है सिंबॉलिक इंटरेक्शन, तो आमने सामने की अंतःक्रिया में एक व्यक्ति की अंतःक्रिया दूसरे व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति जो उसके सामने उपस्थित होता है या उससे होती है। बेसिकली इस अंतःक्रिया विधि में अगर हम बात करें तो उसके कहीं ना कहीं उसकी जो समस्याएं हैं या जो बाधाएं हैं या व्यक्ति के सामने जो क्रिया विधि है उसके बारे में वो एक प्रकार से पूरी डिटेल जानकारी लेने की बात करता है, संपूर्ण जानकारी लेने की बात करता है डीप में। और ये दो टाइप, एक फेस टू फेस वाला, एक सिंबॉलिक वाला है ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा इंटरेक्शन में। तो यहां कहने का मतलब है कि भीतर ही भीतर चलने वाली कोई क्रिया होती है तो उसको अंतःक्रिया कहते है ना, उसे अंतःक्रिया। और सामाजिक अंतःक्रिया जो सामाजिक प्रक्रिया से अलग पहचान रखती है, जो सामाजिक प्रक्रिया से अलग पहचान रखती है, तो वो मूर्त वास्तविक वार्तालाप सामाजिक संपर्क आपसी संबंधों पर आधारित होता है वो, ठीक है। तो आपसी प्रभावों की एक प्रणाली में एक साथ बंधे हुए एक सामाजिक सदस्यों का परस्पर अंतःक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है। फिर से ध्यान सुनिए, आपसी प्रभावों की एक प्रणाली में एक साथ बंधे हुए एक सामाजिक सदस्यों के परस्पर अंतःक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? सर एक बार रिपीट कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं अंतःक्रिया में ध्यान रखना, आपसी प्रभावों की एक प्रणाली में एक साथ बंधे हुए एक सामाजिक सदस्यों की, एक सामाजिक सदस्यों के मतलब जैसे एक पर्टिकुलर वर्ग बना हुआ है उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं आप, एक सामाजिक सदस्यों के परस्पर अंतःक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया का पार्ट बनती है, सामाजिक अंतःक्रिया का पार्ट बनता है। और कभी कभी सवाल बनता ये भी है कि आप बताइए निम्नलिखित में से सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण कौन सा है कौन सा नहीं, ये भी सवाल बनता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिसे दुकानदार से सामान खरीदना ये सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण है। फल सब्जी बेचना सामाजिक अंतःक्रिया का ही उदाहरण है ना। पड़ोस ताऊ जी इत्यादि से बातचीत करना सामाजिक अंतःक्रिया का ही उदाहरण है। समूह में किसी विषय पर अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार की सामाजिक अंतःक्रिया ही है ना, ये बात ध्यान रखिएगा।
अब आप ये सोचिए कि टीवी पर कोई धारावाहिक और सीरियल देख रहे हैं, कहीं वो आज सामाजिक अंतःक्रिया हो तो वो सामाजिक अंतःक्रिया नहीं। बात ध्यान। अच्छा, आगे बात करेंगे। फिर कहता है नेक्स्ट पॉइंट में कि व्यवहार तथा दृष्टिकोण दोनों ही सामाजिक शक्तियों के द्वारा प्रभावित किए जाते हैं। इसलिए सामाजिक शक्तियों में सामाजिक हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है। ठीक है। व्यक्ति एक समाज संपूर्ण इकाई होता है, इसलिए उनसे संबंधित आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की दशाओं का अध्ययन आवश्यक है। और एक है समस्या के अनेक स्वरूप होते हैं, इसलिए उनके समाधान हेतु विविध प्रकार के कौशल की आवश्यकता है। ये मौलिक मान्यताएं होती हैं, इसको आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है सर, सामाजिक शक्ति कैसे समझ पाएंगे सर? सामाजिक शक्ति कैसे? सामाजिक शक्ति सर किसे कहेंगे सर? अच्छा, सामाजिक शक्ति किसे कहते हैं, ओके बताता हूँ। तुरंत म्यूट हो जाया करें आप लोग, क्योंकि बैकग्राउंड आवाज भी आना शुरू हो जाती है। सामाजिक शक्ति कहने का जो तात्पर्य है वो एक प्रकार से अगर मैं जिक्र करूं तो दूसरों के व्यवहारों को प्रभावित करना, नियंत्रित करने की जो क्षमता है ना, उसे हम सामाजिक शक्ति के अंतर्गत शामिल करते हैं। यूं कह लीजिए कि सामाजिक शक्ति मूल्यवान संसाधनों पर असंगत नियंत्रण के माध्यम से अर्जित और व्यक्त की जाती है, वही सामाजिक शक्ति कहलाती है। यहाँ पे पहला कह रहा है कि व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों ही सामाजिक शक्तियों के रूप में प्रभावित होते हैं या किए जाते हैं। इसलिए सामाजिक शक्तियां में सामाजिक हस्तक्षेप करना आवश्यक है। हस्तक्षेप का मतलब क्या हुआ? इंटरवेंशन, यानी उसका अध्ययन करना जरूरी है। तो सामाजिक शक्तियां दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करना या नियंत्रित करने की क्षमता होती है, या आप ये कह लीजिए कि मूल्यवान संसाधनों पे असंगत नियंत्रण के माध्यम से अर्जित और व्यक्त की जाने वाली प्रक्रिया है, तो वो भी सामाजिक शक्ति का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है। और समाज में सामाजिक शक्ति के कुछ उदाहरण भी हैं, उसमें जैसे कानून हो गया, धन हो गया, प्रसिद्धि हो गई, मतदान, अधिकार, प्रभाव, नियंत्रण, विरोध, विद्रोह, ठीक है, पृथक्करण, ये सब क्या माने जाते हैं? ये समाज में सामाजिक शक्ति के एग्जाम्पल माने जाते हैं। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, समाज कार्य की कुछ मौलिक मान्यताएं हैं, और यहाँ पे बात अगर हम कर रहे हैं तो हेलन क्लार्क की बात कर रहे हैं। हेलन क्लार्क एक विद्वान हैं और आप भलीभांति तरीके से इनसे रूबरू भी होंगे, आपको पता भी होगा सोशल वर्क में, है ना। तो इन्होंने समाज कार्य की कुल 6 मान्यताएं बताई हैं हेलन क्लार्क ने कुल टोटल 6 मान्यताएं बताई हैं। और इनकी 6 मान्यताएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक है समाज कार्य एक व्यवसाय है। ठीक है। दूसरा, मानव व्यक्तित्व को समझना। तीसरा, समाज कार्य और समाज कल्याण दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। अच्छा, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, समाज कार्य और समाज कल्याण में अंतर आपको पता होना चाहिए। समाज कार्य और समाज कल्याण में अंतर क्या हो सकता है? देखिए, समाज कल्याण में ना कमजोर और पिछड़े लोगों को वित्तीय सहायता हो गया, भौतिक सामग्री हो गई, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो गई, इनको शामिल कर लेंगे हम। लेकिन समाज कार्य में व्यक्ति को स्वयं अपनी सहायता करने के योग्य बना दिया जाए, वो समाज कार्य होता है। तो जहां पे पिछड़े लोगों को वित्तीय सहायता हो, भौतिक सहायता हो, स्वास्थ्य संबंधी सहायता हो, उसको क्या है? समाज। और समाज कार्य में व्यक्ति को स्वयं अपनी सहायता करने। सर, व्यक्ति को इस तरह से मदद जी सर, व्यक्ति को इस तरह मदद करना कि वो खुद अपनी हाँ, व्यक्ति को खुद इस तरह मदद करना किसी व्यक्ति को कि खुद वो
वो खुद अपनी मदद खुद कर सके सर। हाँ, वो इंडिपेंडेंट हो जाए, बिल्कुल। तो कहता है कि समाज की अपनी प्रक्रियाओं और कार्य करने की प्रवृत्तियां होती हैं। देखो, समाज की अपनी प्रक्रियाएं और कार्य करने की प्रवृत्तियां होती हैं, ये निपुणताओं में अधिक सम्मिलित। निपुणता का मतलब सिंपल सी बात है, जानते हैं आप लोग निपुणता किसे कहते हैं? किसी चीज में परफेक्ट निपुण है। परफेक्ट होना, कुशल होना, योग्य होना। हाँ, सही। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कुशल होना सर, हाँ उस किसी भी कार्य को विशेष तरीके से करना। हाँ, समाज की अपनी प्रक्रियाएं और कार्य करने की प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन ये निपुणताएं में अधिक सम्मिलित होती है। मतलब कुशलता में अगर बात किया जाए या प्रवीणता में बात किया जाए तो समाज कार्य अपने आप में सक्षम होता है, सफल होता है। सामाजिक कार्यकर्ता को अपने समुदाय के संसाधनों के बारे में बहुत गहरी जानकारी होनी चाहिए, और होती भी है। और एक हेलन क्लार्क ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता को व्यक्तिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं से अवगत होना चाहिए जो व्यक्तिगत समस्याओं का कारण बनती है। बिल्कुल ये सही बात है। सोशल वर्कर को व्यक्तिक और पर्यावरणीय जो आवश्यकताएं होती हैं उनको समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है, और इनमें इनको निपुण होना जरूरी है, तभी ये व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। ठीक है, और इनसे क्या क्या समस्याएं उभर के आ सकती है, उन समस्याओं से सोशल वर्कर को जो है अवगत होना चाहिए। ठीक है, ये कुल 6 टाइप की मान्यताएं थी। पहली मान्यता थी कि व्यवसाय समाजकारी है, मानव के व्यक्तित्व को समझना जरूरी है, पर्सनालिटी को। सोशल वर्क सोशल वेलफेयर में अंतर पाया जाता है, साफ शब्दों में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि समाज की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ प्रोसेस होता है, कुछ प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, और उनमें भी निपुणताएं अधिक शामिल होती हैं। संसाधनों के बारे में अधिक जानकारी। जी, क्या कह रहे हैं? ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ये बात थी हेलन क्लार्क की, ये बात आपको। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ सोशल वर्क के कुछ क्षेत्र, कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, बाल एवं परिवार सेवा पाया जाता है, स्कूल समाज कार्य पाए जाते हैं, क्षेत्र जरा चिकित्सा है ना, और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, साथ ही साथ चिकित्सकीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता, प्रवासी जनसंख्या एवं शरणार्थी, औद्योगिकीय सेटिंग। ये बेसिकली समाज कार्य के कुछ मेजर यानी 8 टाइप के ये यानी एरिया है। हालांकि एरिया बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मुख्य रूप से आपको जो देखने को मिल रहा है, ये कुछ 8 ही टाइप के पाए जाते हैं। विविध परिवेश में समाज कार्य के अभ्यास के दौरान ये कुछ हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले हम एक एक करके बात करेंगे। हमारे सामने एक आ रहा है बाल एवं परिवार सेवा, है ना? बाल एवं परिवार सेवा। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें जो हमारे एग्जाम या परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस पॉइंट से ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग थोड़ा सा। ठीक है, देखिए, आप सबको पता है परिवार एक सामाजिक इकाई है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये तथ्य आपको पता होना भी चाहिए, क्योंकि ये भी कई बार पेपर में सवाल में पूछा जाता है। परिवार एक सामाजिक इकाई है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा तथ्य आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व के समाज में अनेक विभिन्नता के बावजूद परिवार में घटक के रूप में पति पत्नी और बच्चे होते हैं। भारत में संयुक्त और एकल दोनों प्रकार के परिवारों को देखा जाता है, ये बात आपको भली भांति तरीके से मालूम है। परिवार की परिभाषा आपसे अगर पूछा जाए, जी म्यूट हो जाइए, आप म्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं, और लैटिन भाषा से अगर मैं आप लोगों से बात करूं परिवार को, ये भी पेपर में सवाल आता है, तो फैमिलस शब्द होता है। फैमिलस शब्द है
जिसका अर्थ होता है, ऐसे शब्दों से लगाया जाता है जिसमें माता पिता, फैमिलस में माता पिता, बच्चे, नौकर, यहां तक कि दास भी शामिल है, यहां तक कि दास भी इसमें शामिल है। अब आपको बता दूं कि अगर परिवार की परिभाषा पूछता है तो इसमें आप कह सकते हैं कि परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों के आधार पर है। थर्ड पॉइंट, परिवार यौन संबंधों पर, ठीक है, आधारित है और यह इतना छोटा और अस्थाई है कि इसमें संतानोत्पत्ति, इसमें अगर हम बात करें तो संतानों उत्पत्ति एवं उनका पालन पोषण किया जाता है, यही कहलाता है परिवार की परिभाषा। परिवार की परिभाषा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भारत में विभिन्न वर्गों के लिए वर्ष 1951 में, बात मैं कर रहा हूं 1951 में, और ये बात विभिन्न वर्गों के द्वारा बात कर रहा हूं, ठीक है। इन्होंने कल्याण एवं विकास सशक्तिकरण का कार्य योजनाबद्ध प्रकार से प्रारंभ किया था। तो भारत में विभिन्न वर्गों के लिए, उनके लिए कल्याण, विकास, सशक्तिकरण और योजनाबद्ध प्रकार से कार्य को प्रारंभ किया जाए, तो उसके लिए एक योजनाबद्ध पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, पंचवर्षीय योजना में कल्याण कार्यक्रम चलाया गया जो 1951 का था। पहली बात, प्रथम पंचवर्षीय, ये बात आप ध्यान रखिए। सर ये थर्ड पॉइंट में संतानोत्पत्ति के बाद संतानोत्पत्ति, हाँ, संतानों उत्पत्ति की बात कर रहा है, जहां पे आप ये भी वहां पे शामिल कर सकते हैं। देखो परिभाषाओं में और भी चीजें वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उनका पालन पोषण भी शामिल कर सकते हैं, संतानोत्पत्ति को भी शामिल कर सकते हैं, सामाजिक संस्था के रूप में भी आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि यौन संबंधों पर आधारित एक ऐसी सामाजिक संस्था है परिवार जिसका संतानोत्पत्ति एवं उनका पालन पोषण है, वही सामाजिक, वही परिवार का, वही परिवार का। परिवार को पति पत्नी और उसके बच्चों का एक जैविक सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। परिवार की परिभाषा है, परिवार की बड़ी सिंपल परिभाषा है ना, याद। आगे बात करते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो परिवार कल्याण के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। सर परिवार को कोई परिभाषा भी दिया गया है सर? कहा नहीं, बहुत परिभाषा दी गई है किसी स्कॉलर के द्वारा सर? किसके द्वारा? सर किसी भी विद्वान के द्वारा दिया गया है परिभाषा परिवार का? वहाँ कई विद्वानों ने परिवार की परिभाषा की है, कई विद्वानों ने। जैसे अगर मैं आपकी बात करूँ, विद्वान की परिभाषा है जोन्स ने कहा है कि परिवार यौन संबंधों पर आधारित एक ऐसी सामाजिक संस्थान है जिसमें संतानोत्पत्ति और पालन पोषण, ठीक है। एक परिभाषा इनका आया था, एक परिभाषा जो है ग्रेसियर का परिभाषा आती। उन्होंने कहा कि परिवार को हम संबंधों की व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के वो परिवार कहलाता है, ठीक है। परिवार की कई विद्वानों ने परिभाषा की। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ परिवार कल्याण कार्यक्रम की। ओके सर। परिवार कल्याण कार्यक्रम की बात अगर मैं करूँ तो बेसिकली केंद्रीय समाज कल्याण परिषद के ने कई कार्यक्रम चलाए। किसने कार्यक्रम चलाया, बात को ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। केंद्रीय सर किसी के यहाँ से बैकग्राउंड आवाज आ रही है। हाँ, म्यूट हो जाइए। केंद्रीय समाज कल्याण परिषद, है ना,
परिषद, ये बात आप ध्यान रखेंगे, केंद्रीय समाज कल्याण परिषद। अब इसके द्वारा बेसिकली कई कार्यक्रम चलाए गए, जिनमें से मैं एक एक करके आप लोगों से बात करूंगा और इम्पोर्टेंट रहेंगे वो। एक था आपका कल्याण विस्तार परियोजना, विस्तार परियोजना ध्यान रखेंगे, ये भी पेपर में सवाल आ चुका है, पूछा भी जा चुका है इसके बारे में। और ये प्रथम पंचवर्षीय के दौरान चलाया गया था सन 1954 में। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो चलाई गई थी कल्याण विस्तार परियोजना, ये ग्रामीण में पिछड़े वर्गों के लिए चलाई गई थी। कहाँ पे चलाई गई थी ये? ग्रामीण में जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके लिए, और शहरी मलिन बस्तियों में जो रहने वाले लोग थे, शहर में जो मलिन बस्तियों में, ठीक है, बस्तियों में जो रहने वाले थे उनके लिए। अच्छा, मलिन बस्तियों में किनके लिए था ये? महिलाओं और बच्चों के लिए था ये। किनके लिए था ये शहर में? महिला प्लस में बच्चों, या बच्चे आप कह लीजिए, इनके लिए था ये, ठीक है। तो दो बातें इसमें ध्यान रखिएगा, और तीसरी बात आपको तो पता होगी 1954। और ध्यान रखिए, ये जो कल्याण विस्तार परियोजना प्रथम वाली है 1954 वाला, इसी के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को बहुउद्देशीय सुविधा प्रोवाइड कराई गई थी। तो आप ये भी कह सकते हो कि बहुउद्देशीय, ठीक है, सुविधाएं प्रदान की गई, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये तीन बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, फैक्ट के रूप में भी आ सकता है और आपसे जो है अप्लाइड के रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, बात मैं कर रहा हूं परिवार एवं बाल कल्याण के संबंध में, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। दूसरा जो था वो भी कल्याण, ठीक है, विस्तार परियोजना ही थी। उसका वर्ष भी 1954 ही था, ध्यान से समझिएगा इसके बारे में भी। परंतु जब हम ग्रामीण और शहरी मलिन बस्ती पर बात कर रहे थे तो वो कल्याण विस्तार परियोजना थी। लेकिन यहां जो है 1954 वाला, यह योजना तो आई, आपने नाम सुना होगा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सुना है? सामुदायिक विकास परियोजना। बताइए, अब तो सभी लोग। जी सर, हाँ सर। जी सर, पेपर में आया था इस बार ये। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये बेसिकली 1954 का है। अब इसी में इसी का लक्ष्य या उद्देश्य रखा गया कल्याण विस्तार परियोजना में। और कल्याण विस्तार परियोजना जो है ये बेसिकली अगर बात किया जाए तो ये समन्वय पद्धति पर आधारित था। अब अंतर यहीं से समझ में आएगा, ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम पर आधारित पद्धति पर आधारित था। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पद्धति पर ये आधारित, ठीक है, समन्वय पर। और इसमें 1954 में ये बेसिकली देखने को मिला। अब देखिए 1951 से लेकर 1955 तक, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। लेकिन ये चलाया गया था 1952 में, सॉरी 1954 में। तो ये सक्रिय बेसिकली पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था 1950, ठीक है। और ये हुआ दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक्टिव।
दूसरी पंच वर्षीय योजना में ये एक्टिव हुआ यानी सक्रिय हुआ, ये सक्रिय हुआ दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और यही कम्युनिटी विकास जो परियोजना थी ये भी एक्टिव थी। और यहाँ समुदाय के विकास के खंडों की बात की जा रही है। हालांकि समुदाय के विकास में महिला और बच्चों की बात हो रही थी, तो सामुदायिक विकास में महिला और बच्चों के विकास के बिना संभव ही नहीं था। तो बेसिकली मोटो यहां पर भी रखा गया, महिला प्लस बच्चे, परंतु ध्यान रहे समुदाय में रखा गया। कहां पे रखा गया? ये समुदाय, शहर और ग्रामीण कोई बात नहीं, केवल बात आपको आइडेंटिफिकेशन आप आसानी से कर लीजिएगा। फिर पेपर खुद बताएगा, क्वेश्चन खुद कहेगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कल्याण विस्तार परियोजना जो महिला और बच्चों को रिप्रेजेंट करती है वो किससे संबंधित है? तो समुदाय से संबंधित है। कब आई? 1954 में आई। किसके तहत है? कल्याण विस्तार परियोजना के तहत है। किसके तहत चलाया गया? केंद्रीय समाज कल्याण परिषद कार्यक्रम के द्वारा चलाया। बस सर समन्वय पद्धति मतलब कैसे यूज होगा यहाँ पे? समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेशन करना, बनाए रखना, सामुदायिक विकास, समुदाय को बनाए रखना, उसको सलाह देना, उसकी सहायता करना ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। ये ओवरव्यूज यानी जो टोटल जो पक्ष हैं उस पर बात की जाए, सामाजिक, भाषाई, शारीरिक, मानसिक इत्यादि जो भी पक्ष आते हैं वो उस पर बात हो, पर्टिकुलर है ना, कम्युनिटी की बात हो, पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात, ठीक है जी सर। इन चीजों पर जिक्र किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और देखते हैं, है ना, एक और पॉइंट। कल्याण विस्तार परियोजना एक नगर के लिए था। कल्याण विस्तार परियोजना नगर के लिए। अब नगर के लिए परियोजना आरंभ की गई थी, यह किया गया था 1960 में, 1960। अब आपको बता दूं 1960 में मलिन बस्तियों में महिलाओं बच्चों के लिए बालवाड़ी की बात होने लगी, मलिन बस्ती में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें शिल्पकारी, सामाजिक शिक्षा, महिलाओं के प्रसूति सेवाएं, मनोरंजन सेवाएं इत्यादि इसमें प्रोवाइड कराने लगे। ज्यादातर ये सेवाओं पर आधारित था। और सेवाएं किसके लिए थी? ये महिला प्लस बच्चे, इनके ये थी कल्याण विस्तार परियोजना नगर के परिप्रेक्ष्य में जो 1960 में थी। उसके बाद एक और आया और एक था आपका सीमावर्ती क्षेत्रीय परियोजना, ठीक है। क्लियर हुआ? बताइए एक बार। सीमावर्ती क्षेत्रीय परियोजना, जी सर। हाँ। अब परियोजना के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, भारत सरकार के द्वारा विशेष कार्यक्रम के रूप में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम सन 1993 और 94 में लागू किया गया, है ना। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित एवं दुर्गम क्षेत्र में जो रह रहे लोग हैं उनकी विशेष विकास से संबंधित जरूरतों को पूरा किया जाए। केंद्र और राज्य स्थानीय स्कीमों के एजेंसी और भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से उनकी संरचनाओं में या उनकी संरचना द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों को संतृप्त किया जाए या उनको डेवलप किया जाए। यह बात इसके अंतर्गत आई।
इसी के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो इसी के संबंध में ही सोशल वर्क में सीमावर्ती क्षेत्र परियोजनाओं को रखकर ध्यान में एक माड़ा कार्यक्रम भी चलाया गया था। आज पता होगा आप लोगों को माड़ा कार्यक्रम, और ये 1978 एंड 1979 में स्टार्ट हुआ राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य में। ठीक है, ये बात आप ध्यान। इसका क्या उद्देश्य था? जी इसका क्या उद्देश्य था माड़ा कार्यक्रम का? हाँ, इसका जो उद्देश्य था कि जनजाति जो थी उन जनजाति उपयोजना क्षेत्र से बाहर इस योजना में ऐसी बिखरी बस्तियों को शामिल किया जाए जिनकी कुल आबादी 10,000 से अधिक हो, या आप ये कह लीजिए जिससे 50% से ज्यादा जनजाति निवास करते, जहाँ पे जनजाति निवास कर रही, तो ऐसी बस्तियों को माड़ा पॉकेट्स कहा जाता था, माड़ा पॉकेट्स कहा जाता था। और इनमें इस योजना में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इस कार्यक्रम में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना, लघु सिंचाई की व्यवस्था करना, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना, अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा की विस्तार करना, फल देने वाले पौधों का वितरण करना, ये माड़ा कार्यक्रम के विकास के अंतर्गत रखा गया था। माड़ा का फुल फॉर्म भी कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, MADA। M का मतलब होता है आपका जो है मॉडिफाइड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडिफाइड, हाँ, एंड A से उसका अर्थ बनेगा एरिया, और D से बनेगा आपका डेवलपमेंट, और A से बनेगा अप्रोच। ठीक है, माना, ठीक है। यस सर। जी सर। चलिए, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम लोगों से सवाल पूछा जाता है। कौन से राज्य में चलाया गया भारत के, तो बताइएगा सभी लोग राजस्थान में। ठीक है, और ये गांव के समूहों को माड़ा क्षेत्र कहते हैं, है ना, सभी गांवों के समूहों को माड़ा क्षेत्र कहते हैं, जिससे कई तरह की सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जाए, इस तरीके की बात इसमें कही गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपने नाम सुना होगा परिवार एवं बाल कल्याण परियोजना, परिवार एवं बाल कल्याण परियोजना। ठीक है, अब इस परियोजना का जब स्टार्ट हुआ, प्रारंभ किया गया, तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार और बाल कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराई, और यहाँ बात मुख्य जो रही है वो ग्रामीण रहा है, ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र। अब ग्रामीण क्षेत्र में बाल कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराई जाने लगी परिवार को भी, और इसमें परिवार एक मौलिक संस्था के रूप में स्वीकार किया। तो मौलिक संस्था के रूप में यहाँ परिवार था। मौलिक संस्था के रूप में अगर प्रश्न आता है परिवार एवं बाल कल्याण परियोजना में कौन था, तो वो परिवार, वो परिवार। अच्छा, इसमें ग्रामीण महिला, बच्चों और उनको सेवाएं उपलब्ध कराने वाले जो कार्मिक थे उनको प्रशिक्षण के लिए उचित सामग्री का विकास करने की बात की जा रही है, और ये परियोजना सन 1967 में। ठीक है, यस सर। इसको आप ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, और हमारे सामने आता है एक, आप लोगों ने नाम सुना होगा परिवार परामर्श केंद्र। परिवार परामर्श
केंद्र? 1983। 1980। ओके, चलिए और भी लोग बताएं जरा। परिवार परामर्श 1983 है। चलिए मैं बताता हूँ, मेरी बातों को ध्यान से आप सब लोग समझिएगा, ठीक है। देखिए, परिवार परामर्श केंद्र, आप लोग एक तो म्यूट नहीं होते, म्यूट हो जाया करें आप लोग। इस परियोजना का प्रारंभ बेसिकली सन 1982 में किया गया था, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि पारिवारिक विवाद और सामाजिक बहिष्कार की शिकार महिला हैं और बच्चों को परामर्श और रेफरल पुनर्वास सेवाएं प्रोवाइड कराई जाए। तो इसमें क्या क्या रहेगा? रेफरल सेवाएं रहेंगी, और क्या रहेगा? पुनर्वास सेवाएं रहेंगी, और इसमें क्या रहेगा? परामर्श रहेगा, प्लस में सलाह, बात वही है, सलाह रहेगा, ठीक है। यानी आप ये कह लीजिए कि संकट के समय आवश्यक कदम उठाकर हस्तक्षेप किया जाएगा, और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उन आपदाओं की स्थिति में सदमे से उभरने के लिए जो परामर्श सेवाएं दी जाएंगी, जो प्रोवाइड कराई जाएंगी, वो परिवार परामर्श केंद्र के द्वारा कराई जाएगी। ये बात कही थी इसके अंदर। परामर्श शब्द दिया किसने है बताइए? बर्था रेनॉल्ड। बर्था रेनॉल्ड्स। बर्था रेनॉल्ड, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें यहाँ पर ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। ये था परिवार। क्या बोले सर स्पेलिंग सर? बर्था रेनॉल्ड का स्पेलिंग सर? बर्था रेनॉल्ड, बर्था, स्पेलिंग क्या होगा सर इसका? BARTHA, बर्था, ठीक है। हाँ, बर्था रेनॉल्ड, तो परामर्श यानी काउंसलिंग ना? हाँ, परामर्श काउंसलिंग, क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। आपको बता दूं, आपने नाम सुना होगा ICDS के बारे में, आपने नाम जी सुना सर। होगा ICDS, जी सर। बहुत important इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम सर। स्कीम 1975 सर। देखिए, जो ICDS है बहुत इंपॉर्टेंट है। ICDS जैसे पेपर में कई बार हम लोगों से पूछा भी जा चुका है ICDS के बारे में, है ना। तो इसका आप नोट कर लीजिएगा, इंटीग्रेटेड, है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, पेपर में हम लोगों से ऐसे ही सवाल जो है पूछ लिया जाता है। और ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विस या स्कीम है, ये 2 अक्टूबर स्टार्ट हुआ था कर्नाटका में ना, 2 अक्टूबर कर्नाटका में, ठीक है। 2 अक्टूबर 1955, सुना होगा आप लोगों ने नाम इसको, अब ये है क्या, ये ध्यान रखिएगा, ये इसको बोला था समन्वित बाल विकास योजना, या तो आप बाल विकास योजना कह लीजिए। और यह योजना बेसिकली 6 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं, प्लस में जो गर्भवती महिलाएं हैं और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में बात करता है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं, प्लस में गर्भवती महिलाएं, उनके संबंध में है। और पोषण के साथ साथ, पोषण पर बात करता है,
शैक्षणिक सेवाओं पर भी बने, शैक्षणिक सेवाओं पर भी बने। ये 4 बातें हैं इसके संबंधित, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान दें। इसमें भारत में एक सरकारी कार्यक्रम तो है ही, और कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं तक भी इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। याद आइए क्लियर रहेगा? जी सर, क्लियर है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आईसीडीएस में कुल टोटल 6 सेवाएं हैं। अगर पेपर में आएगा कुल कितनी सेवाएं हैं आईसीडीएस में? 6 से आईसीडीएस में 6 सेवाएं हैं। पेपर में आता है कि निम्न में से कौन सी नहीं है, कौन सी। एक आप लिखेंगे पोषक तत्व, पेपर में आया हुआ सवाल है, पोषक तत्वों की खुराक। मेडिकल सोशल वर्क वाले स्टूडेंट ज्यादा ध्यान देंगे इस पर। दूसरा गैर औपचारिक पूर्व विद्यालयी शिक्षा। तीसरा स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। चौथा प्रतिरक्षा। पांचवा स्वास्थ्य परीक्षण। और छठे नंबर पर रेफरल सेवाएं। बस ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? नोट करने दीजिएगा। नोट। और ये रेफरल में क्या क्या आएगा? रेफरल सेवा इसे बीमार एवं बच्चों होते हैं जिन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है। एक बार म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। बीमार या जिन्हें तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कराने की बात होती है, उन्हें स्वास्थ्य जांच और विकास निगरानी के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप केंद्र में भेजा जाना। रेफरल सेवा एक ये हो गई। दूसरी रेफरल सेवा होती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को छोटे बच्चों में दुर्बलताओं की पहचान करने के लिए अगर प्रशिक्षण भी मिला है तो वो पार्ट में रेफरल सेवाएं ट्रेनिंग करने में। कुछ मामलों में एक रजिस्ट्री में दर्ज करती है कि विशिष्ट रजिस्ट्री में दर्ज करती है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारी को उनकी सिफारिश करना या किसी की सिफारिश करने के परिप्रेक्ष्य में भी रेफरल सेवाएं आ जाती है। आंगनबाड़ी के परिप्रेक्ष्य में भी आएगी, बीमारी को पोषण के परिप्रेक्ष्य में भी आएगा रेफरल सेवाएं। और यहाँ तक कि कुछ मामले में विशेष रजिस्ट्री में दर्ज होने पर जब किसी चिकित्सा अधिकारी पर उसकी सिफारिश पर कोई टास्क या कोई क्रिया होती तो रेफरल सेवाएं बनती। सर कर्नाटक में स्टार्ट की गई ना, आपने बताया 2 अक्टूबर को। जी नोट कर लिया है आप लोगों ने? सर ये सेकंड पॉइंट नोट कर लिया सर। सेकंड पॉइंट समझा दीजिए। कर लिया सर। ओके। सेकंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है गैर औपचारिक पूर्व विद्यालयी शिक्षा। इसका मतलब आपको बता दूं कि यहाँ आईसीडीएस की जो गैर औपचारिक पूर्व विद्यालयी शिक्षा है वो एक घटक को कार्यक्रम की रीढ़ कही जाती है, क्योंकि सभी सेवाएं आंगनबाड़ी गांव के आंगन में मिलती है, ठीक है, आंगन में। तो इन सेवाओं की पेशकश का प्रमुख मंच आंगनबाड़ी केंद्र होता है। तो देश के प्रत्येक समुदाय में इनमें से एक आंगनबाड़ी केंद्र होना जो गैर औपचारिक पूर्व विद्यालयी शिक्षा है, यानी यहाँ पर पूर्व विद्यालयी शिक्षा यानी प्री एजुकेशनल की बात की जाती है, गैर औपचारिक प्री स्कूलिंग।
सर इसके आगे एक शॉर्ट में आंगनबाड़ी भी लिख सकते हैं ना? आंगनबाड़ी ही तो है। आंगनबाड़ी में आपने देखा है होगा कि एजुकेशन दिया जाता है बच्चों को ना, देखा कि नहीं देखा आंगनबाड़ी? जी सर। वही हाँ जी है, सर। आंगनबाड़ी वही है। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि क्योंकि ये सभी सेवाएं आंगनबाड़ी गांव के आंगन में ही मिलती है, का मतलब यही हुआ कि आंगनबाड़ी में ही दिया जा रहा है। दूसरी बात मैंने बताया कि सेवाओं की पेशकश का जो प्रमुख मंच होता है वो आंगनबाड़ी केंद्र है, जो एक गांव के प्रांगण में होता है। ऐसा भी होता है कि गांव में जाओगे तो आप गांव में भी आंगनबाड़ी वाले लोग जाते हैं, तो उस गांव के जितने बच्चे होते हैं उनको वहां पे बुलाया जाता है और वहीं पर एजुकेशन दिया जाने लगता है। फिर तो ये भी वही पार्ट में उसको बोला था AWS बोला है, आंगनबाड़ी केंद्र, वो भी वही। और कहीं कहीं देश के प्रत्येक समुदाय इसमें एक आंगनबाड़ी, और देश के प्रत्येक समुदाय की जाहिर सी बात है आंगनबाड़ी केंद्र होता ही है। ये बात सब कह रहे हैं। सर प्रतिरक्षा का सर थोड़ा ये सा प्री explain कर- प्री एजुकेशनल जो बताए सर, ये थोड़ा फिर से बताइए। अरे भाई यही तो है, यही एजुकेशनल है। आप आंगनबाड़ी में प्री एजुकेशनल ही तो दिया जाता है शिक्षा, प्री स्कूलिंग एजुकेशनल ही तो किया जाता है। ठीक है सर। प्ले स्कूल ओके। सर, प्ले स्कूल। स्कूल अब अगर वही मैं कहूँ 6 साल के बच्चों की बात कर रहे हो आप लोग, तो आप बताइए जरा आंगनबाड़ी में कभी जाइए, ओके अगर नहीं सर। गए हैं तो आप चले जाइए, एक बार देख लीजिए। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, प्राइमरी के बच्चे छोटे छोटे आते हैं, प्री स्कूलिंग वाले, उनको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है आंगनबाड़ी में। ठीक है, 8 बच्चे आ रहे होंगे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, कहीं कहीं तो ज्यादा बच्चे आते हैं। ओके सर। और बताइए, और क्या पूछ रहे थे? कोई बच्चा और भी कुछ पूछ रहे थे? सर प्रतिरक्षा का थोड़ा सा बता दीजिए। सर इम्यूनाइजेशन है क्या प्रतिरक्षा? इम्यूनाइजेशन है क्या प्रतिरक्षा? बिल्कुल वही प्रतिरक्षा है। प्रतिरक्षा मतलब ये हुआ कि गर्भवती माता और नवजात शिशुओं को अपने बच्चों को क्षय, टीके या रोकथाम योग्य कोई बीमारी से बचाने के लिए प्रतिरक्षित किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा पोलियो का टीका लग रहा हो, आपने सुना होगा डिप्थीरिया का, टिटनस का, टीबी का, खसरा का, है ना? ये टीके वगैरह लगाए जाते हैं, ये प्रतिरक्षा होता है। इसमें बच्चे अगर मान लीजिए बचपन की मृत्यु या दिव्यांगता, बीमारी, कुपोषण के महत्वपूर्ण परिहार्य कारण है एक प्रकार से उसको दूर करने के लिए। और गर्भावस्था के दौरान टिटनस में टीकाकरण और मातृ और नवजात शिशु मृत्यु दर की जो कमी आती है उसमें देखने को मिलती है ना? ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर। ओके सर। और सभी लोग है ना, टॉपिक है आपका यहाँ पे कवर हो गया है। मैंने यहाँ पे कर दिया है बाल एवं परिवार सेवाएं, और आगे जो है कल हम लोग और देखेंगे स्कूल समाज कार्य के बारे में। ठीक है, कल वाली क्लास में क्षेत्र है जो मैं बता रहा हूँ, करवा रहा हूँ तथ्य वगैरह, ध्यान रखिएगा। इनसे तथ्य प्रश्न में कैसे आते हैं, ठीक है, जो नोट करवा रहा हूँ। तो ये आज के लिए इतना रखें। अभी आप लोगों के ऊपर आपकी क्लास चलेगी, आप सबकी जो क्लास है 8:30 पर है ना, प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, हाँ बने रहिएगा, या तो आप लोग जो है सर ज्वाइन कर लीजिएगा। सर जी।